Hello, students. I'm again back with part 2 of chapter number 9, India's Freedom Struggle, the first phase. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with the Indian National Congress. Part 1 में हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं. Part 2 हम start करेंगे the Indian National Congress से. तो देखो बेटा, जिसने भी पार्ट 1 देखा होगा उसको पता होगा कि ये वो टाइम है जहां पर हमारे पास इंडिया के डिफरेंट पॉकेट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में छोटे छोटे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं. ठीक हुई बात. हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था कि अब इंडियंस अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए, अपनी ग्रीवियंसेस को डिस्कस करने के लिए अलग अलग छोटे छोटे पॉलिटिकल एसोसिएशन बना रहे थे. ठीक है, खुद सुरेंद्र नाथ बनर्जिया ने ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस करा चुके थे. कब? 1883 में. ठीक है, कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी. अब 1885 में ये दूसरा कॉन्फ्रेंस कराना चाहते थे, जिसके लिए ये बहुत बिजी थे कि भाई मुझे अब सेकेंड ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस कराना है. अच्छा, इनकी दोनों कॉन्फ्रेंस कहाँ पर ही हुई बेटा? कलकत्ता में ही हुई. आपने अगर पार्ट 1 देखा होगा तो इनकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हमने पार्ट 1 में डिस्कस की है. अब ये किसके लिए प्लान कर रहे हैं? पार्ट 2 के लिए प्लान कर रहे हैं. इसी टाइम में जब ये अपनी कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में कराना चाह रहे हैं, इसी पर्टिकुलर टाइम में एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर हैं जिनको हम A.O. ह्यूम कहते हैं या एलान ऑक्टावियन ह्यूम कहते हैं. ये भी एक मीटिंग कराना चाह रहे हैं. कहाँ पर कराना चाह रहे हैं? बॉम्बे में. अच्छा, मेरी बात सुनो, ये प्रॉपर कॉन्स्पिरेंसी के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस मीटिंग को अरेंज कराना चाह रहे हैं. अब मैं इसे कॉन्स्पिरेंसी क्यों कह रही हूँ? क्योंकि बेटा, अब तक जो डिफरेंट पॉकेट्स में पॉलिटिकल एसोसिएशन बने थे उसमें ब्रिटिशर्स का कोई रोल नहीं था. पर ब्रिटिशर्स इस बात से डरे हुए थे, बीइंग अ ब्रिटिश ऑफिशियल एलान ऑक्टावियन ह्यूम भी थोड़े से डरे हुए थे कि यार अगर इनके ऐसे ही पॉलिटिकल एसोसिएशन बनते रहे और हमें उसका नॉलेज नहीं रहा तो हो सकता है खुद के सॉल्यूशन खुद निकाल लें, है ना. और एक दिन ऐसा है जब ये हमें किक आउट कर दें इंडिया से. तो एलान ऑक्टावियन ह्यूम ने दिमाग लगाया, दूसरे भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे कि चलो अब एक ऐसा एसोसिएशन बना देते हैं जो किसके सुपरविजन में काम करे? ब्रिटिश सुपरविजन में काम करे. And would let the government know the demands of Indian people. और ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियन लोगों की क्या डिमांड्स हैं, क्या ग्रीवियंसेस हैं, वो क्या प्रोबेबल स्टेप ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें पता चल जाए किसको? ब्रिटिश को, गवर्नमेंट को. ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम हमारे इंडिया में. तो विथ अ प्रॉपर प्लानिंग A.O. ह्यूम एक ऐसी मीटिंग को अरेंज कराना चाह रहे हैं जिस मीटिंग के थ्रू वो एक ऐसे एसोसिएशन को जन्म दे, एक ऐसा एसोसिएशन बना दे जिसमें जो भी कुछ हो वो ब्रिटिश को पता हो, है ना. क्योंकि यहाँ तक ब्रिटिशर्स को इतना डर बैठ गया था कि अगर हमने ऐसा कुछ नहीं किया तो हो सकता है इतिहास अपने आप को दोहराए. 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था वैसा ही कुछ दोबारा हो जाए, क्योंकि इंडिया के डिफरेंट पॉकेट्स में इतने सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन बन चुके हैं. तो वो उसी को प्रिवेंट करना चाहते थे एक नए ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और नेशन वाइड आउटब्रेक को रोकना चाहते थे, है ना. प्रिवेंट करना चाहते थे, रोकना चाहते थे. चलो, तो जो मीटिंग थी बॉम्बे में हुई, ये मैं आपको बता चुकी हूँ. पर किस प्लेस पर हुई? तो वो हुई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में. कब से चालू हुई? 28 दिसंबर को चालू हुई. कब खत्म हुई? 30 दिसंबर को खत्म हुई. किस ईयर में? 1885 में. तो A.O. ह्यूम ने मीटिंग कन्वीन करा ली. कब? 28 से स्टार्ट करके 30 पे खत्म कराई. किस ईयर में कराई? 1885 में कराई. और किस प्लेस पर? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज. यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं बच्चा जो आपको बिल्कुल लर्न होनी ही चाहिए. यहाँ से 1 मार्कर बहुत सारे बन सकते हैं. मैं फिर से इसको एक बार रिपीट करूंगी बेटा कि 28 से 30 दिसंबर तक 1885 में, 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बॉम्बे में मीटिंग हो गई, जो ही आगे चल के क्या बनी है? दिस बिकेम द इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, जिसे आज हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं, वो बन गई. इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई. कब? 1885 में. और इसकी मीटिंग किसने कन्वीन करवाई थी? A.O. ह्यूम ने. कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में. चलो, इसको अटेंड किया 72 डेलीगेट्स ने पूरी कंट्री से. ठीक है, पूरी कंट्री से, कंट्री के डिफरेंट पार्ट से 72 डेलीगेट्स आए. इसमें कुछ एमिनेंट लीडर्स थे. जैसे कौन कौन थे बच्चा? तो उमेश चंद्र बनर्जी थे. अच्छा, बनर्जी की स्पेलिंग भी मैंने डिफरेंट बुक्स में बहुत डिफरेंट देखी है. ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग स्पेलिंग है. इस मीटिंग को अटेंड करने वाले पहले एमिनेंट लीडर उमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, एस सुब्रमण्यम अय्यर, दिनसर वॉच, काशीनाथ त्र्यंबक तेलांग,
पी आनंद चार्लू, गोपाल गणेश आगरकर। बेटा इसमें से कुछ नाम तो आपने याद कर ही लेने हैं, ठीक है। उसके बाद है एम वी राघवाचार्य, एम वीर राघवाचार्य है, ठीक है। हिंदी में इनका नाम वीर राघव आचार्य इसी तरीके से लिखा गया है, पता नहीं यहाँ पर क्यों मिला दिया गया है, चलो ठीक है, हो सकता है मिला हुआ भी हो। कौन है बेटा ये? एम वीर राघव। बेटा नेक्स्ट है इनमें जी सुब्रमण्य अय्यर, एन जी चंद्वारकर, रहमतुल्ला सयानी। इसमें से आपको 5 नेम्स तो बिल्कुल लोन कर ही लेने हैं, ठीक है। अब कांग्रेस के सेशंस पे हम बात करेंगे, तो जो कांग्रेस थी बच्चा उसने वंस इन अ ईयर मीटिंग कराई, और वो जो मीटिंग थी वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट में कराई। तो कांग्रेस हेल्ड इट सेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अलग 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 पॉकेट्स में अलग अलग पार्ट में मीटिंग्स हुई, और वंस अ ईयर साल में एक बार ये लोग मिलते थे। शुरुआती दौर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, ब्रिटिशर्स थे, वो इन्वॉल्व हुआ करते थे एक्टिविटीज़ में, कांग्रेस की एक्टिविटीज़ में, शुरुआती दौर में बस, है ना। पर बाद में धीरे 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 करके वो थोड़े से कम 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 इन्वॉल्व हुए। अर्ली ईयर्स की अगर हम बात करें तो जो मेन एम था कांग्रेस का, वो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि शुरुआती दौर में कांग्रेस कैसी थी। टू ब्रिंग टुगेदर लीडर्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के डिफरेंट पार्ट में जितने भी लीडर्स हैं उन्हें साथ में लाना। किस लिए लाना? प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए जो कि इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो फर्स्ट एम था कांग्रेस का कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जितने भी लीडर्स इंडिविजुअली अलग अलग काम करें उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे लेके आओ, और जितनी भी प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग इंडिया वो डिस्कस करें, ठीक है। इसके बाद एक एक्शन प्लान बनाया जाए, टू फॉर्म एन एक्शन प्लान, एक एक्शन प्लान बनाया जाए जिसके थ्रू हम कंसेशंस ले सकें, किससे? ब्रिटिशर्स से। बेटा ये हैं फिरोज शाह मेहता, इनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा इनिशियल कांग्रेस में। अब हम डिस्कस करेंगे कांग्रेस के अर्ली नेशनलिस्ट फेज को, ठीक है। तो शुरुआत के 20 साल 1885 से 1905 तक, शुरुआत के 20 साल 1885 में 20 प्लस करोगे तो 1905 पे पहुंच जाओगे। जो कांग्रेस थी उसको किस तरीके से देखा गया या किस तरीके से वो काम करती थी, उनकी कार्यशैली क्या थी, वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वही कांग्रेस को डोमिनेट करते थे, ठीक है। जैसे कि कौन कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दिन शॉवॉच, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये कुछ एमिनेंट लीडर्स थे जिन्हें हम अर्ली नेशनलिस्ट भी कहते हैं। यही लोग कांग्रेस के ऊपर अपनी पकड़ बनाए हुए थे, ठीक है। फिर से एक बार नाम डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दिन शॉवॉच, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये इम्पोर्टेंट नेशनलिस्ट लीडर्स थे। ये बहुत मॉडेस्ट थे, मतलब किसी भी चीज़ को छीनने में बिलीव नहीं करते थे, वॉयलेंस में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। ये बहुत मॉडेस्ट थे अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, अपनी मेथड्स को लेके। इनका बिलीव था कि पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का यूज़ करना चाहिए। भले आपका जो भी कोई प्रॉब्लम हो, जो भी कोई ग्रीवियांसेस हो, उसको आप खुद सॉल्व ना करिए, ब्रिटिशर्स से प्यार से बात करें, पीसफुल वे में बात करें, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के थ्रू सोल्यूशन लें, ठीक है। एंड इन मेथड्स ऑफ परसुएशन, आपको ब्रिटिश को समझाना है, कुछ खुद को समझना है, इसी पे चलती थी कांग्रेस। तो फिर से मैं कहूँगी कि शुरुआत के 20 साल जो कांग्रेस थी उसे डोमिनेट करते थे अर्ली नेशनलिस्ट, जिनमें मेन लोग हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दिन शॉवॉच, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्हें अर्लीस्ट लीडर्स भी कहा जाता है, अर्लीस्ट नेशनलिस्ट लीडर भी कहा जाता है। ये बहुत मॉडेस्ट थे, मतलब पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल वे में अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कराना चाहते थे। ये रेगुलरली कुछ पेटिशंस को भेजते थे ब्रिटिशर्स के सामने, ठीक है। एंड रिजोल्यूशंस टू गवर्नमेंट, कुछ पेटिशंस भेजते रहते थे। पेटिशंस मतलब इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, जिसमें हम बोलते हैं ना, बहुत ही बढ़िया एक लाइन होती है, आई बेग टू से दैट, मैं भीख मांग रहा हूँ कि ये मेरा ऐसा है, आप इसके लिए कुछ करें, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, आप इसके लिए कुछ करें। और बैग वर्ड ही अपने आप में क्या होता है? भीख मांगना, मतलब वो वैसी पेटिशंस वगैरह ये लोग लिख के पहुँचा देते थे गवर्नमेंट को। और रेजोल्यूशंस जिसमें ये क्या क्या पूछते थे गवर्नमेंट से? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, प्लीज आई बेग टू से दैट प्लीज गिव अस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगेन बैगिंग फॉर वेलफेयर प्रोग्राम्स,
एजुकेशन को प्रमोट करने की बात हम हमारी कंट्री में उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी कंट्री में एजुकेशन को प्रमोट करो। फिर हम ये भी कहते थे, चलो पहले शुरुआत के 3 डिस्कस कर लेते हैं कि हमें बोलने का अधिकार दो, हम फ्री होके कुछ भी बोल पाएँ, एक्सप्रेस कर पाएँ, हमारे लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स लेके आओ, हमारे इंडिया में आप एजुकेशन को प्रमोट करो, इंडियंस को हाई पोस्ट में रिक्रूट करो, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स जो होंगे उनके हाई पोस्ट पे इंडियंस को आने का मौका दो। मीन्स देखो, इसमें से कुछ भी बुरा नहीं है, ना ही तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, ना ही तो वेलफेयर प्रोग्राम्स की बात करना, ना ही एजुकेशन की बात करना, बट द थिंग इज दैट द वे दे आर डीलिंग इट विथ, कि हम क्यों अंग्रेजों से प्रार्थना करें भाई, हमारी कंट्री, हमें तो छीन लेना चाहिए। फिर कहा इन लोगों ने कि ज़्यादा पावर्स दो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन मेंबर्स को इंक्लूड करो काउंसिल्स में, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो अभी तक लंदन इंग्लैंड में ही हो रहा है उसको इंडिया में कराओ। देखो हमारे जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने आईसीएस का एग्ज़ाम क्लियर किया था, पर कहाँ पर, लंदन जाके। तो अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो आईसीएस मतलब आईसीएस नहीं, सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है वो सिर्फ लंदन में ना हो, इंडिया में भी हो, क्योंकि हमारे इंडियंस को भी तो रिक्रूट होने का मौका मिले। कुछ इंडियंस जो फॉरेन जा पाते थे, लंदन जा पाते थे, वो इस एग्ज़ाम का पार्ट बन पाते थे, अदरवाइज तो नहीं। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, मतलब जैसे आज आप यूपीएससी पीएससी अपने स्टेट अपने डिस्ट्रिक्ट में बैठ के दे सकते हैं, पहले सिविल सर्विस का एग्ज़ाम ऐसे नहीं होता था बेटा, ये कहाँ पर होता था, इंग्लैंड लंदन में, आपको वहाँ जाके देना होता था। तो ये लोग प्रे कर रहे थे कि भाई आप हमारे इंडिया में भी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराओ। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं गवर्नमेंट की उनको चेंज करो, सो दैट इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट वुड गेट सम बेनिफिट। मिलिट्री एक्सपेंडिचर में कट करो, क्योंकि हमें तो किसी से लड़ना ही नहीं था, जो लड़ रहे थे ब्रिटिश लड़ रहे थे। स्टॉपिंग द ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ टू ब्रिटेन, और हमारी वेल्थ को ब्रिटेन ना लेके जाओ। जितने भी पॉइंट्स लेके हैं सारे वैलिड है, बस करने का तरीका गलत है। अरे भाई, अगर हम प्यार से बोलें तो, जैसे मैं स्कूल में टीचर हूँ तो प्यार से बोलने पे तो मेरी क्लास के बच्चे भी चुप नहीं बैठते। अगर आपने किसी को किराए पे मकान दिया है और उससे बोलो भाई खाली कर दो, और उसके दिमाग में होगा कि नहीं मुझे तो इस पर अपनी होल्डिंग्स रखनी है, अपना कब्जा जमाना है, तो वो उसको नहीं छोड़ेगा। तो प्यार से बोलने से कुछ नहीं होता, प्रेयर करने से, बैक करने से कुछ नहीं मिलता, हर चीज़ को छीनना पड़ता है, और ब्रिटिशर्स से तो स्पेशली छीनना ही था। तो बस मेथड्स का प्रॉब्लम है, बाकी बातें तो सारी लॉजिकली बिल्कुल सही। ब्रिटिश एटीट्यूड्स टुवर्ड द कांग्रेस, अब ब्रिटिश का एटीट्यूड्स कैसा था उस टाइम की कांग्रेस के लिए। जो ब्रिटिश थे वो फेवरेबली इंक्लाइंड थे कांग्रेस के टुवर्ड्स अर्ली ईयर्स में। जब शुरुआत में कांग्रेस बनी तो ब्रिटिशर्स खूब पसंद करते थे कांग्रेस को, क्यों? क्योंकि ये प्रे करती थी, बैक करती थी, पिटीशंस देती थी, है ना। पर कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे वो तो इतने ज़्यादा पसंद करने लगे थे कांग्रेस को कि कांग्रेस के सेशंस को भी अटेंड करने आ जाते थे। और इतना ही नहीं भाई, एक्टिवली पार्ट भी लेते थे डिस्कशन में, ठीक है। पर धीरे 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 करके जब हमारे लोगों ने अपने तरीके से बात करना चालू किया, बैगिंग, पेटिशंस, प्रेयर को छोड़ा, तो ब्रिटिश हॉस्टाइल हो गए टुवर्ड्स कांग्रेस। ये ओपनली क्रिटिसाइज करने लगे कांग्रेस को, है ना, कि भाई ये तो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन ही गलत है, इलीगल है। इनके खुद के लोगों ने खोला, उसी को ये बाद में क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि भाई हमने तो इस ऑर्गेनाइजेशन को जिस एम से बनाया था वो एम तो कांग्रेस पूरा कर ही नहीं रही है। हमने तो इसलिए बनाया था कि ये मासेस के एंगर को कंटेन करेगी, ठीक है, पर ये तो इंडियन नेशनलिज्म का फेस बनती जा रही है, सेंटर बनती जा रही है, इसलिए ब्रिटिशर्स इसके खिलाफ हो गए, ठीक है। शुरुआती दौर में जो इतना खुश थे ना कि अरे वाह वाह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन मिल गया है जो कभी रिवोल्ट ऑफ 1857 जैसी सिचुएशन नहीं लाएगा, पर बाद में इन्हें लगने लगा कि नहीं, हम हमारे एम से थोड़ा सा डिविएट हो गए हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन वैसा नहीं है जैसा हम चाह रहे थे। अब तो ये इंडियन नेशनलिज्म का फेस बन गया है, सेंटर बन गया है। अब हम देखेंगे एजर्टिव नेशनलिस्ट फेस, ठीक है। तो जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो अपनी पॉलिटिकल जो तरीका उन्होंने अडॉप्ट किया था उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। ब्रिटिशर्स को खुश रखने में सक्सेसफुल हो पाए, पर जिस एम से कांग्रेस बनी थी उस हमारे इंडियंस के हिसाब से
ब्रिटिशर्स के हिसाब से तो डिविएट हो ही गई थी, वो एक अलग बात है, पर हम लोगों को भी लगने लगा था कि यार कांग्रेस से ज़्यादा फायदा अभी हमें नहीं मिल रहा है। कब? अर्ली नेशनलिस्ट फेज में। तो जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स तो नहीं ला पाए, ठीक है, बिल्कुल नहीं ला पाए। और क्योंकि जिन रिफॉर्म्स के लिए इंडियंस की जो एक्सपेक्टेशन थी, जिसके लिए वो कांग्रेस के साथ इतना अलाइन हुए, वो पूरे नहीं हुए, इसलिए न्यू ट्रेंड्स आई कांग्रेस में। नए ग्रुप्स बनने लगे लीडर्स के, जिन्हें असर्टिव नेशनलिस्ट का। अच्छा, इसमें 3 नाम बिल्कुल याद रखनी है, लाल बाल पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। आप अगर पूरा पूरा नाम नहीं याद कर पाए तो लाल बाल पाल याद रख लो, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगी। लाल स्टैंड्स फॉर लाला लाजपत राय, बाल स्टैंड्स फॉर बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल स्टैंड्स फॉर पाल। ठीक हुई बात, पाल स्टैंड्स फॉर बिपिन चंद्र पाल। सो अर्ली नेशनलिस्ट जो थे वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स नहीं ला पाए, जिस एक्सपेक्टेशन से, जिस उम्मीद से इंडियंस ने कांग्रेस को ज्वाइन किया था। तो शुरुआत के 20 साल ब्रिटिश खुश रहे, इंडियंस खफा रहे। अब इंडियंस खुश होंगे, ब्रिटिश खफा होंगे। तो अब नए ग्रुप्स आ गए, नए नए लीडर्स आ गए, जिनमें मेन 3 थे। लाल बाल पाल, ये जो लीडर्स थे ये चाहते थे आज़ादी तो छीननी पड़ेगी। दीज लीडर्स फेल्ट दैट प्रेजेंट वे, ये लीडर्स बिल्कुल जान गए थे, समझ गए थे कि जिस तरीके से आज कांग्रेस काम कर रही है वो बहुत इनफेक्टिव है, हमें थोड़ा सा रेडिकल होना पड़ेगा। और थोड़ा सा रेडिकल नहीं हुए तो आज़ादी भूल जाओ, कभी नहीं मिलने वाली। इतना प्यार से इतना बैग हम जब करेंगे ना अंग्रेजों को, तो ये हमें कुछ भी नहीं देंगे। अब ये लोग फेवर में थे कि हमें थोड़ा सा रेडिकल हो जाना चाहिए। अब हम रेडिकल कैसे हुए, कब हुए, वो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे मोटूनो सेक्शन को। तो जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, उनका जन्म हुआ था बंगाल में। इनकी ग्रेटेस्ट डिज़ायर थी कि भाई भारत आज़ाद हो जाए। हिज ग्रेटेस्ट डिज़ायर वॉज टू सी इंडिया विन हर फ्रीडम, भारत को आज़ादी मिल जाए। एक बार जब ये ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे तो इन्होंने एक पोएम लिखी अपनी मदरलैंड के लिए। वो पोएम थी वंदे मातरम। आप लोगों ने सुना होगा ना, हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम वाला, वही। तो वो इंस्पायर्ड थे और इंस्पिरेशन में उन्होंने अपनी मदरलैंड के लिए एक पोम लिखी। वो पोम थी वंदे मातरम। और ये जो पोम थी उसे म्यूजिक पे गाया किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, रिटर्न किसने किया इसको? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। संग बाय हुम? रविंद्रनाथ टैगोर। व्हेन 1896 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? फिर से देखो। बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म हुआ बंगाल में। उनकी बहुत डिज़ायर थी, इच्छा थी कि भारत को आज़ादी मिल जाए। जब ये ट्रेन से जा रहे थे तो इन्होंने एक पोम लिखी किसके लिए? मदरलैंड के लिए। और जो पोम थी वो थी वंदे मातरम। इस पोम को म्यूज़िक पे गाया किसने बच्चा? इसको म्यूज़िक दिया, इसकी वो म्यूज़िक पे गाया किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब? 1896 में। कब? इंडिया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में। बेटा ये वो प्लेसेस हैं इस बेल्ट में आपको ज़्यादा मिलेंगे जहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस हुए। एक दो आपको नॉर्थ में मिलेंगे, एक दो साउथ में मिलेंगे, पर मेजर बेल्ट यही है, ठीक है। नागपुर में भी हुई, सूरत में भी हुई, कलकत्ता में हुए, दिल्ली में हुए, अमृतसर में हुए, ठीक है। तो एक बार इन सारे नामों को पढ़ लेना। लखनऊ में भी हुई, बनारस, गया, रामगृह। मैं अब सारे नाम नहीं पढ़ रही हूँ, तो आप पढ़ सकते हो। बेलगांव, मद्रास, ऊपर अमृतसर में हुई, और एक सेशन लाहौर में भी हुआ। ये सेशन बहुत ही फेमस सेशन है, क्योंकि इस सेशन के बाद ही पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कराची में एक सेशन हुआ। ये दोनों ही पॉइंट आज पाकिस्तान में है। सारे नाम आप लोग पढ़ लेना। इलाहाबाद में भी हुआ। तो हम लोग वहाँ थे कि अब कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो कह रहे थे कि हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स में, मेथड में थोड़ा सा असर्टिव होना चाहिए। ये चाहते थे कि एक पॉलिटिकल एक्शंस हम इस तरीके से लें, भले वो स्ट्राइक हो, बॉयकॉट हो, एक मास डेमोन्स्ट्रेशन हम करें, ठीक है, तभी हम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को गेन कर पाएंगे। मतलब आप अब ये लोग चाह रहे थे कि भाई एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एक्शन लिए जाए, जैसे कि भले वो स्ट्राइक हो, बाइकॉट हो, भले वो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का हो या ब्रिटिश गुट का हो, बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशन हो, जिससे लोगों के बीच में जागरूकता फैले, और इसी के थ्रू हम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ला सकते हैं। एज अब असर्टिव नेशनलिस्ट सोच रहे हैं, जिनमें मेन है लाल बाल पाल। बाल गंगाधर तिलक बोलते थे कि मुझे तो स्वराज चाहिए ही चाहिए।
बाल गंगाधर तिलक कॉल्ड फॉर द अटेनमेंट ऑफ स्वराज कि भाई अब हमें रुकना नहीं है, हमें तो अब आज़ादी ले ही लेना है। ही डिक्लेयर्ड, इनका स्लोगन था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। तो 1 मार्क में ये भी पूछा जा सकता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है, राइट डाउन द कोट स्लोगन गिवन बाय बाल गंगाधर तिलक। और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट किसका स्लोगन था। क्लियर है? नाउ पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। अब हम देखेंगे कि भाई 1905 में क्या हुआ। तो हुआ क्या था? बंगाल का पार्टीशन। आज जो बांग्लादेश आप जानते हो, जो 1971 के पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और उसके भी पहले वो हुआ करता था बंगाल का पार्ट। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने 1905 में एक स्टेट के 2 टुकड़े किए, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल, और फिर वही पाकिस्तान बना और आज वही बांग्लादेश बन गया, हमारी नेबरिंग कंट्री जो कभी हमारा पार्ट हुआ करता था। चलो, तो 19th पहले जो पाकिस्तान था वो तो इंडिया का पार्ट था ही था बेटा, बांग्लादेश भी इंडिया का पार्ट ही था। अब आप में से बहुत सारे लोगों को तो पता होगा कि मैडम हमें तो पता है, पर मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन लोगों को नहीं पता है। आज बांग्लादेश वर्सेस इंडिया होता है ना, क्रिकेट में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होता है, तो हम किससे लड़ रहे हैं? अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं। बांग्लादेश इंडिया का पार्ट, इंडिया तो इंडिया है ही, पाकिस्तान इंडिया का पार्ट। 1905 में 19 जुलाई को वाइसरॉय कर्जन, अब लॉर्ड क्यों लगाते हैं, भगवान ही मालिक है, इतनी इज्जत क्यों देना है इन्हें। वाइसरॉय कर्जन ने इशू किया एक ऑर्डर, और वो ऑर्डर था कि बंगाल का जो प्रोविंस है उसे डिवाइड कर दो, जिसमें आज प्रेजेंट डे का वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश सब कुछ आते थे। मतलब एक बहुत ही बड़ा प्रोविंस था बंगाल का, जो प्रोविंस था जिसमें वेस्ट बंगाल आज वाला तो आएगा ही आएगा, बिहार था, झारखंड था, उड़ीसा था, बांग्लादेश था, कि इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक पार्ट होगा ईस्ट बंगाल जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जा रहा है, और जिसमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम रहेगी, और उसे जो बचे हुए बंगाल से अलग कर दिया जाएगा। क्यों अलग कर दिया जाएगा? ऐसा नहीं अंग्रेज बोल रहे हैं हम हिंदू मुस्लिम को अलग नहीं करना चाह रहे हैं, बिल्कुल हमारा एम नहीं है। ये तो इतना बड़ा हो जा रहा है तो हम इसको प्रॉपर एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे, तो हम सोच रहे हैं कि भाई जो मुस्लिम लोग हैं उन्हें थोड़ा सा अलग कर दें। अलग मतलब ऐसा नहीं सोचना कि हम अलग इसलिए कर रहे हैं कि हमें हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करनी, हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं थोड़ा छोटा पार्ट हो जाएगा तो हम एडमिनिस्टर प्रॉपर कर पाएंगे। ऐसा कौन बोल रहे हैं? लॉर्ड कर्जन बोल रहे हैं। बंगाल अपनी साइड से तर्क दे रहे हैं, बट बिल्कुल इसका फ्लिप था। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की डिसयूनिटी देखना चाहते थे कि ये डिसयूनाइट होके कैसे आपस में लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो फिर ये हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे। ये इनका बेसिक मोटो था। तो लॉर्ड कर्जन डिवाइडेड बंगाल into 2, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, फॉर द पर्पस ऑफ disuniting हिंदू एंड मुस्लिम। But for the purpose of their convenience, they were like, we are dividing it for the purpose of administration, है ना, गुड एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस के लिए हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। चलो, जहाँ पर हाई परसेंटेज ऑफ मुस्लिम था वो वेस्ट बंगाल बन गया, ईस्ट बंगाल बना जहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम थे। जो ऑफिशियल रीज़न दिया गया वो था कि बंगाल बहुत बड़ा है इसलिए हम इसे डिवाइड कर रहे हैं जिससे एडमिनिस्ट्रेशन हम अच्छे से कर पाए। पर जो रियल रीज़न था पार्टीशन का वो बिल्कुल अलग था। जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी बंगाल में वो इतनी स्ट्रांग होने लगी, इतनी स्ट्रांग होने लगी। अभी जैसे हमने बंकिम चंद्र चटर्जी को पढ़ा, रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ा, बहुत सारे लॉरिएट उस पर्टिकुलर एरिया से निकल के आ रहे थे जो ब्रिटिशर्स को ओपनली चैलेंज कर रहे थे। अब पार्टीशन करा के डेलिब्रेट हमने अटेम्प्ट किया कि हम मुस्लिम और हिंदूज को डिसयूनाइट कर देंगे, उसका बीज बो रहे थे ये डिसयूनिटी का अमंग बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, है ना। तो पार्टीशन एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट था, सोचा समझा काम था, जिसके थ्रू बोल क्लियरली नहीं रहे थे, बोल रहे थे कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन करना, पर पीछे का कारण ये था कि हिंदू और मुस्लिम को डिसयूनाइट करना है, इन्हें आपस में लड़ा देना है। अब ये जो बंगाल का डिवीजन हुआ इससे वाइडली क्रिटिसाइज किया गया। जितने भी पॉपुलेशन में लोग थे, भले वो हिंदू थे, मुस्लिम थे या कोई और थे, सब लोगों ने इसका अपोज किया। डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, पब्लिक मीटिंग्स हुई बंगाल में। जो लोग थे ना वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे इस बात से कि यार डिवीजन हो। अब लोगों ने एक दूसरे के हाथ में सेक्रेट थ्रेड बांधना चालू कर दिया, कलाई पे जो हम लोग का धागा बांधते हैं ना, वैसे अपनी सॉलिडारिटी, अपनी यूनिटी, अपनी एकता, अपनी अखंडता को दिखाने के लिए।
पर क्या ही कर सकते हैं। यूनिटी मतलब एकता, सॉलिडारिटी मतलब एकजुटता, ठीक है। पार्टीशन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, और ये वो दिन था जो लोगों के लिए बहुत ही बुरा था। जिस दिन पार्टीशन हुआ उस दिन शोक दिवस मना है ना, लोग शोक में थे। शोक मतलब जब जब किसी की डेथ वगैरह हो जाती है, कोई कुछ बहुत बुरा हो जाता है, उसके बाद जो हम करते हैं शोक, है ना, वैसे ही डे ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब होता है शोक। अ, पूरे प्रोविंस में उस दिन कोई काम नहीं हुआ, कोई बिजनेस। अब बेटा बंगाल पार्टीशन से कुछ अच्छा भी हुआ। वो क्या, चो देखो, जो नेशनल मूवमेंट था, ब्रिटिशर्स का मानना था कि अगर हम बंगाल का पार्टीशन कर देंगे तो नेशनल मूवमेंट थोड़ा सा वीक हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया, और ज़्यादा रेडिकल हो गया। रेडिकल मतलब उग्र, उग्र मतलब बोले तो गुस्से के साथ, तोड़फोड़ के साथ, मास बेस्ड हो गया। वो लोग जो अब तक सोच भी नहीं रहे थे कि हम कभी इस स्ट्रगल का पार्ट बनेंगे, नेशनल मूवमेंट का पार्ट बनेंगे, वो लोग भी अब आकर इसमें जुड़ने लग गए। क्यों जुड़ने लग गए भाई? क्योंकि इन्होंने जानबूझकर हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को तोड़ने का कोशिश किया। अब हम पढ़ेंगे बेटा स्वदेशी एंड बॉयकॉट। देखो, तो बंगाल का जब पार्टीशन हुआ तो हमें स्ट्रगल का एक और मेथड मिल गया, और वो मेथड था स्वदेशी एंड बॉयकॉट। स्वदेशी का मतलब होता है जो अपनी खुद की कंट्री का है। इससे इस एम से पॉपुलराइज किया गया कि भाई अब हम जो भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे वो इंडिया में बना ही होगा, जिससे हमारे जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, इंडियन मैन्युफैक्चरर होंगे, वो थोड़े से प्रॉस्पर हो जाएंगे। इट वॉज एम्ड एट पॉपुलराइजिंग गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। इसका एम था कि इंडिया में जो बने गुड्स हैं उन्हें पॉपुलराइज करना है, सो दैट आर इंडियन प्रोड्यूसर्स वुड गेट समथिंग। जो मेथड थी बायकॉट की, वो फोकस करती थी कि हम लोगों से बोलेंगे, अपील करेंगे कि ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को आपको बायकॉट करना है, उसको यूज़ नहीं करना है। हमारे इंडिया में बने गुड्स को यूज़ करो, फॉरेन गुड्स, ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट करो। यही एम था स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट का। चलो, तो इस तरीके से हम लोग हमारे लोगों को बता सकते थे, समझा सकते थे कि आप उस गुड को यूज़ नहीं करो जो इंटेंशनली डंप किया जा रहा है ब्रिटिशर्स द्वारा हमारे इंडियन मार्केट में। नई नई चीज़ों की डिमांड क्रिएट कराते जा रहे थे ब्रिटिशर्स, वो चीज़ें जिनकी हमें कभी ज़रूरत नहीं थी, आज हम वो भी यूज़ करने लग गए थे। दिस वे द ब्रिटिश वुड स्टॉप ट्रीटिंग इंडिया एज डंपिंग ग्राउंड। और इस तरीके से ब्रिटिश भी अपने आप को रोकेंगे कि भाई इंडिया को अपने गुड्स के लिए मुझे डंपिंग ग्राउंड नहीं समझना है। बंगाल से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ और पूरी कंट्री में स्प्रेड हो गया। लोगों ने ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट करना चालू कर दिया, इंडियन गुड्स को यूज़ करना चालू कर दिया। कुछ जगह पर तो बेटा बड़ी बड़ी आगे मतलब ऐसे बड़ी बड़ी आगे जलाई गई, और फॉरेन क्लोथ्स को, फॉरेन प्रोडक्ट्स को इसमें लाके जला दिया गया। वो लोग जो ब्रिटेन में बने क्लॉथ्स को पहन रहे थे या ब्रिटिश मेड गुड को यूज़ कर रहे थे, उन्हें पब्लिकली क्रिटिसाइज किया गया, है ना। कुछ वॉशरमैन ने तो ये बोल ही दिया कि मैं उन लोगों को तो सर्विस दूंगा ही नहीं जो अभी भी ब्रिटिश गुड्स को, ब्रिटिश क्लॉथ को पहनते हैं। जो स्टूडेंट्स थे, जो विमेन थी, उन्होंने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इस मूवमेंट में। Students and women played an important role in this movement. They picketed shops selling foreign goods, और इन्होंने उन शॉप्स की घेराबंदी कर ली जिनमें कहीं ना कहीं फॉरेन प्रोडक्ट बिकता था। समझ में आ गई? पिकेटिंग का मतलब क्या होता है? ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो जाना, जो जिससे कि कोई दुकान में एंटर ना कर सके। आई बात समझ में? ऐसे लोग अपना अपना हाथ पकड़ के खड़े हो जाते थे जिससे कि कोई दूसरा इस शॉप में एंट्री ना ले पाए। क्लियर है? तो औरतों का, बच्चों का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि इन्होंने पिकेटेड किया शॉप्स को, किन शॉप्स को? जो फॉरेन प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रही थी। अब हम सूरत स्प्लिट पढ़ेंगे। स्प्लिट का मतलब क्या होता है बेटा? विभाजित कर देना, तोड़ देना, दो भागों में बांट देना। तो सूरत स्प्लिट को पर हम पढ़ेंगे जब हुआ, कब हुआ ये? 1907 में। अब देखो, बंगाल का पार्टीशन हो गया था, और इस बंगाल के पार्टीशन ने जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे और जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, इनको एक मौका दिया कि लोग यूनाइटेड हो जाएं। पर देखो बेटा, जिनके व्यूज़ में डिफरेंसेस है, जिनकी मेथड्स जिसके थ्रू ये इंडिपेंडेंस लेंगे उसमें डिफरेंसेस है, तो ये ज़्यादा दिन तक यूनाइटेड नहीं रह सकते। एक कॉमन एम था बंगाल के डिवीजन को रोकना, या बंगाल को वापस से ये रीयूनाइट कराना। इस वजह से ये लोग साथ में आके काम करने लगे। पर जो इनके डिफरेंसेस थे ऑब्जेक्टिव्स में, मेथड्स में,
उन्हें रिकंसाइल करना, एक साथ लेके चलना बिल्कुल आसान नहीं था। तो जो कांग्रेस का सेशन होता है 1907 में सूरत में, उस सेशन में स्प्लिट हो जाता है दो ग्रुप्स में। जो अर्ली नेशनलिस्ट होते हैं वो कांग्रेस को कंट्रोल करने लगते हैं, और जो एजर्टिव होते हैं वो कहते हैं हम आउटसाइड काम करेंगे भैया। ये जो दो ग्रुप थे ये वापस से रीयूनाइट होंगे कब? लखनऊ में 1916 में, मतलब 9 साल बाद ये वापस से रीयूनाइट हो जाएंगे 1916 में। द टू ग्रुप्स वर रीयूनाइटेड इन द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन लखनऊ इन 1916। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? चलो फिर से ध्यान से सुनो कि भाई बंगाल के खिलाफ जो स्ट्रगल कर रहे थे, बंगाल डिवीजन के खिलाफ, उसमें तो दोनों अर्ली नेशनलिस्ट और रिजर्टिव साथ में आते हैं, पर क्योंकि इनके ओपिनियंस बहुत अलग हैं, प्रैक्टिसेस अलग हैं, मेथड्स अलग हैं, इसलिए ज़्यादा दिन तक साथ नहीं रह पाते हैं। और 1907 में जो स्प्लिट होता है 2 साल बाद ही, ये दो टुकड़ों में फिर से टूट जाते हैं। फिर से ये रीयूनाइट होंगे 1916 में। कहाँ पर? लखनऊ सेशन में। अब हम पढ़ेंगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। अब हम पढ़ेंगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जो कब आए? 1909 में आए। 1909 में आए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स को पैसिफाई करने के लिए, लॉलीपॉप देने के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे हमने किस नाम से ज़्यादा अच्छे से जाना? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना। इसका जो मेन फीचर थे वो अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। More members were to be inducted into Central Legislative Council। ये मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म कहते थे कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे भैया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। आज की डेट में बोले तो लोकसभा, राज्यसभा में और स्टेट असेंबलीज में, है ना। पर पहले तो ये थी ही नहीं, ये तो 1947 के बाद बनी। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को लेके आना ही इसका एम था। ये जो सिस्टम था ये सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करता था। मुस्लिम्स वर ग्रुप्ड इनटू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मुस्लिम्स को सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ग्रुप कर दिया गया, जहाँ पर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर पाएगा। और ये क्यों किया था बच्चा? ये मुस्लिम लीग को पैसिफाई करने के लिए। अब अंग्रेज सबको पैसिफाई, सबको लॉलीपॉप दे रहे हैं। एक लॉलीपॉप उसने मुस्लिम लीग को भी दे दिया कि भाई अब तुम्हारे लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बना देंगे, तुम्हारा एक कैंडिडेट खड़ा होगा, वोट देने वाले तुम ही होगे। विच हैड बीन फॉर्म्ड a few year earlier। मुस्लिम लीग थोड़े सालों पहले ही बनी थी, जिसको पैसिफाई करने के लिए क्या दे दिया गया? 1906 में बनी थी शायद मुस्लिम लीग, एक बार चेक कर लेना। दिसंबर 1906 में बनी मुस्लिम लीग, जिसका मेन एम था अपने मुस्लिम भाई बहनों के इंटरेस्ट को प्रमोट करना, जिसको पैसिफाई करने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को रखा किसने? ब्रिटिशर्स ने। फॉर क्विक quiz I'll make separate video। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट पढ़ेंगे अब हम, द फर्स्ट फेज। अगर हम शुरुआती दौर की बात करें कब की? 20th सेंचुरी की, तो हमने यहाँ पर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट की ग्रोथ को देखा। कहाँ पर? बंगाल में, पंजाब में भी हुई, महाराष्ट्र में भी हुई। जो यंग मैन थे उन्होंने बोला कि हमें तो फोर्स का यूज़ करना ही पड़ेगा, तभी ब्रिटिशर्स इंडिया से जाएंगे। उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाना चालू कर दिया, अपने लोगों को ट्रेन करना चालू कर दिया कि फायर आर्म्स का यूज़ कैसे करते हैं, एक्सप्लोजिव का यूज़ कैसे करते हैं, पिस्तौल कैसे चलाते हैं, बंदूक कैसे चलाते हैं, बॉम्ब कैसे फोड़ते हैं। और बेटा अगर हम ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज़ की बात करें, अगर हम ऐसे सीक्रेट सोसाइटीज़ की बात करें तो द मोस्ट एक्टिव रिवोल्यूशनरी सोसाइटीज़ थी। पहली का नाम था अभिनव भारत सोसाइटी, जो महाराष्ट्र में बनी। दूसरी थी अनुशीलन समिति, जो बंगाल में बनी। ये जो रिवोल्यूशनरीज थे इन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल्स को असैसिनेट करना चालू किया, उनकी मर्डर करना चालू किया, उन्हें मारना चालू कर दिया। ठीक है। दो चापेकर ब्रदर्स थे, उन्होंने असैसिनेशन किया टू अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिसर्स का महाराष्ट्र में। चापेकर ब्रदर्स ने दो अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया। 1908 में मुजफ्फरपुर, जो कि बिहार में है, वहाँ पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बॉम्ब फेंक दिया किंग्स फोर्ट के ऊपर, जो डिस्ट्रिक्ट जज था। ठीक है। तो खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर बिहार में 1908 में एक डिस्ट्रिक्ट जज किंग्स फोर्ट, उसके ऊपर बॉम्ब फेंका। 1912 में एक अटैम्प्ट हुआ जिसमें लॉर्ड हार्डिंग की लाइफ को लेने की कोशिश की गई। कुछ जो रिवोल्यूशनरीज थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, यूरोप में भी, अमेरिका में भी। गदर पार्टी एक रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन था जो जनरल प्रोड्यूस करता था गदर के नाम से, जिससे ये अपने रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को स्प्रेड कर सके।
ये रिवोल्यूशनरीज को सेंड करता था कि भाई आप इंडिया में अपराइजिंग को ऑर्गेनाइज करो। अब सोच रही हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ से कहाँ भेजते थे, तो बेटा जो गदर पार्टी थी ये बनी थी कहाँ पर, अमेरिका में। गदर पार्टी कहाँ पर बनी थी, अमेरिका में बनी थी, और ये वहाँ से लोगों को भेजती थी कि जाओ इंडिया में अपराइजिंग करो। कुछ जो रिवोल्यूशनरी लीडर्स थे इंडिया के बाहर से काम कर रहे थे, जैसे लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, श्याम जी, कृष्ण वर्मा, मैडम बीकाजी कामा, मोहम्मद बरकतुल्ला, सोहन सिंह, वी डी सावरकर, अब्दुल्ला सिंधी, ये लोग बाहर से काम कर रहे थे, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी पूरी मेहनत से, पूरी ताकत से रिवॉल्यूशनरी को सप्रेस करने की कोशिश करते थे। खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया गया, अरविंद घोष और बरिंद्र कुमार घोष को जेल में डाल दिया गया। कुछ रेवोल्यूशनरीज को तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब आजीवन कारावास की सजा दे दी गई थी। अच्छा, ये है हमारे बीकाजी कामा, मैडम बीकाजी कामा, ये हैं अरविंद घोष, और ये हैं खुदीराम बोस। अब हम थोड़ा सा मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो मुस्लिम्स को एनकरेज कर रही थी कि अपना एक ऑर्गेनाइजेशन अलग बनाओ, क्योंकि वो चाहती नहीं थी हिंदू मुस्लिम साथ में रह के काम करें, आपस में लड़ेंगे। ब्रिटिशर्स का एम था कि तो ब्रिटिशर्स मुस्लिमों को समझाने लगे कि यार तुम तुम्हारे लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जो तुम्हारे इंटरेस्ट की बात करें। जो ब्रिटिश थे उन्होंने ये समझा दिया मुस्लिम्स को कि ये जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कांग्रेस, ये तुम्हारी कभी बात नहीं करेगी, या ऐसा समझा दिया कि जो कांग्रेस है वो बिल्कुल हिंदुओं का ही ऑर्गेनाइजेशन है बाय एंड लार्ज, तुम्हारी कोई भी नहीं सुनेंगे। तो 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई। इसका मेन एम था कि मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। मोहम्मद अली जिन्ना बहुत पॉपुलर लीडर रहे मुस्लिम लीग के। ये ही वॉज फर्स्ट टू वॉइस द आइडिया ऑफ सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम। यही है मोहम्मद अली जिन्ना जिनकी वजह से बना है आज का पाकिस्तान। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. I'll make separate video for tribal revolts if it is required. If it is required, so whenever you'll watch this video, na, you just write in comment section ki we want that.